Here, so question number first बोल रहा है show the variation of photoelectric current with collector plate potential for different intensity but same frequency of incident radiation. अच्छा है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया और अगर सिर्फ इंटेंसिटी में चेंज किया तो क्या उस केस में मुझे बात बताओ कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया और सिर्फ इंटेंसिटी में चेंज किया तो क्या फोटो करंट चेंज होगा या नहीं? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो और इंटेंसिटी चेंज करो, फोटो करंट चेंज होगा। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भैया इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, अरे बात समझ में? यस। ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा? इस तरह से। आई मतलब फोटो करंट अरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या बेटा? यस। ये बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? इस तरह से होगा, फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और अगर मैं यहाँ पे ये तो इंटेंसिटी वर्सेस आई था, अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल के लिए बनाना हो तो पोटेंशियल के लिए भी मैंने बनाया था आपको। यहाँ पे मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ रखते हैं अपन। तो यहाँ पे फोटो करंट कुछ इस तरह से आएगी कि याद हो गया? ये I1 I2 तो कट ऑफ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे फोटो करंट बढ़ेगी क्या? इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ फोटो करंट भी बढ़ेगी। ये करवा चुका हूँ मैं। तो ये फर्स्ट का पार्ट है, मैं दो ग्राफ आपको बनवा दिए, तो आप देख लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देखा, क्वेश्चन नंबर ये बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा? 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इमिटेड? पढ़ा होगा सभी ने? यस, के ए मैक्स इज इक्वल टू E into V is equal to V। यस, ऐसे तो था क्या ये? यस। यहां पे अगर मैं बात करूं के ई मैक्स की तो यहां पे V0 कितना? 1.5। तो 1.5 वोल्ट हो जाएगी क्या ये? यस, 1.5 वोल्ट है ना यार ये? यस। तो V0 की जगह 1.5 वोल्ट रखूंगा तो क्या 1.5 वोल्ट एनर्जी हो जाएगी? यस। तब ये नो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इमिटेड? 2 eV। कितना आएगा? कितना आएगा? 2 eV। 2 eV का बहुत बढ़िया। 2 वोल्ट दे रखा है तो यहां पर सेम फिनोमेना यही यूज करना पड़ेगा। K max EV0। समझ में आ गया बेटा? तो इस केस में K max कितना आ जाएगा यार? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? बस V0 की जगह बने चिरकुट सवाल है ये, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या लिखा है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अच्छा हमने वो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट 4 करवा दिया। हां, तो इसमें बोला है कि भैया जो K max जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। याद है सभी को? अच्छा K max को मैं EV0 लिख सकता हूं क्या? यस। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कितना वोल्ट? 3 वोल्ट। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आई हटाना नहीं है, चलने दो। क्वेश्चन नंबर यहां पर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 देखो। और मैं करा चुका हूं वो जो यहां पे आपका आया था इसमें कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो भैया जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का बड़ा ही गहरा नाता है एक दूसरे से। आरेगा समझ में? अगर अपने को एक का पता होगा तो दूसरे का डेफिनेटली पता होगा। आरेगा समझ में? आसान है? यस। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखो, यहाँ पे अपने को इस तरह से दे रखा है, ये A है और ये जो दूसरा है ये दूसरा नंबर का है ये B है और ये तीसरे नंबर का है ये C है, ठीक। और ये I1 I2 एंड I3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बंदा ये बोल रहा है ये जो भी अपना ग्राफ है पोटेंशियल कलेक्टर जो भी है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल वर्सेस अपने को फोटो करंट मतलब करंट का ग्राफ है। अब देखो ये बोल रहा है बंदा if the figure show the plot 3 curves A B C showing the variation of the photo current versus collector plate potential, ठीक है भैया। अब for the 3 different intensity I1 I2 having the frequencies 1 V1 V2 V3
This incident of the photosensitive surface point out the two curves for which the intensity radiation have same frequency but different intensity. एक बात बताओ मुझे, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कट ऑफ पोटेंशियल भी सेम होगा क्या? अरे फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसी से फोटोन एनर्जी चेंज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो फोटोन एनर्जी, लेकिन तो फोटोन एनर्जी चेंज होगी तो यहाँ पे के मैक्स भी चेंज होगा, के मैक्स चेंज होगा तो यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल भी चेंज होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पोटेंशियल मतलब तो इसे मान लो v1 मान लेता हूं, इसने v2 मान लेता हूं। अच्छा, सेम पोटेंशियल कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम पोटेंशियल v और i2 को कर रहे हैं ना, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, a एंड b। इन दोनों के केस में क्या फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग-अलग है। यस, मतलब I2 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, बट यहाँ पे V2 इज इक्वल टू V3। हां, मतलब ये V नहीं है ना, V2 इज इक्वल टू, बात समझ में आ गई? तो भैया ये होगा, तो इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए राइट है, देखो यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप इक्वेशन जो है उसे लिखना है, तो क्या क्या लिखवाई थी मुझे बताओ जरा। H2 नॉट प्लस K मैक्स में आएगा समझ में, ये इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, H2 H2 नॉट प्लस Pv नॉट। पढ़ाया था क्या मैंने आपको ये? यस। अब यहाँ पे एक चीज मुझे समझाइए आप कि यहाँ पर ये तीन यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जो Hmu नोड है ये सिर्फ यहाँ पे मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। यस, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। हाँ। अच्छा, इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है क्या, बताओ जरा। यस। अरे ये जो एनर्जी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है। हाँ। अच्छा, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, किसी अलग-अलग मेटल के लिए अलग-अलग होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मेटल के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे Hmu को अगर हम Hmu चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो Ev नोड है ये क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, और ये भी डिपेंड करता है क्या फ्रीक्वेंसी पे। आएगा समझ में, मतलब अपने को यहाँ पे इफेक्टिव कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन। तो अपने को देखो अब यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे ये दे रखा है ग्राफ, आएगा समझ में, ये ग्राफ जो है मैंने ये दे रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाले में समझो, यहाँ पे A B C तीन ग्राफ दे रखे हैं, इन तीनों केस में यहाँ पे A और B की बात करो तो यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल सेम है। कट ऑफ पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी सेम होगी। यस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्या? आएगा समझ, मतलब ये वाला क्लियर केस है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे फोटो करंट I2 का ज्यादा, I1 का I1 का कम है, तो I2 इंटेंसिटी I2 की ज्यादा है कंपेयर टू द, मेरी बात समझ आ रही है? चलिए उसके बाद बात करें I1 की क्या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, लेकिन इसका कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा है क्या? यस, कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी क्या? यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया V1 is greater than V2 equal to V3, और यहाँ पे I1 is greater than I2 is greater than I3। तो ये V1 नहीं, ये क्या है, mu1 is greater than mu2 equal to mu2 and mu3। ये समझ में आ गया? तो मैं अपन इस इक्वेशन से ये सारी चीजें अपन प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो क्या लिखा बेटा, mu1 is greater than mu2 equal to mu3। देखो जरा, mu1 मतलब इसका मैंने v1 v2 माइनस v2 है, ये पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल मतलब जो कट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, mu1 मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है क्या? देखो जरा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तभी तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ गया। यस, आ रहा है समझ में? लेकिन इन दोनों के तो क्या सेम कट ऑफ पोटेंशियल तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर करंट की तो I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पे सबसे ज्यादा करंट होता है। समझ में आ गया क्या ये? तो हम किस फार्मूले से इसको डिराइव करते हैं? इस फार्मूले से। बात समझ आ रही? तो इस फार्मूले से हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए भैया कर लीजिएगा इसको। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अच्छा बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? अरे बिल्कुल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में जो भी हमारा जो लाइन आएगा वो कैसे स्ट्रेट लाइन आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल v नोड जो है उससे यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा से होगा। अरे बात अभी मैं यहाँ पे ऐसा
पे जो अभी अपने फार्मूला पढ़ा h mu इक्वल टू h mu नॉट प्लस इसे h नॉट को मैं क्या लेता हूं बेटा phi नॉट इसे ev को ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? हां आ रही मेरी बात समझ में? यस यस। तो अगर मैं इस phi नॉट को इधर ले जाऊं तो क्या यहां पे ev नॉट इज इक्वल टू h mu माइनस phi नॉट आ जाएगा? यस। आ रही बात समझ में? यस। अब यहां पे मैं v नॉट वर्सेस mu यहां पे ग्राफ बना रहा हूं। हां तो यहां पे दोनों में e से डिवाइड करूं मैं तो यहां पे ये h mu अपॉन e ये शुरू चल रहा है। हां हां h mu अपॉन e माइनस phi नॉट अपॉन e आ जाएगा। यस। तो अब देखो यार ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब यहां पे देखना इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे इस तरह का ग्राफ हुआ है कहते हैं। देखो जो आपने यहाँ पे पहले y इक्वल टू mx प्लस c करके यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ी होगी। यस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। यहाँ पे m होता था वो तो स्लोप होता था। m क्या होता था यहाँ पे? स्लोप। तो यहाँ पे अपन mu वर्सेस v नॉट बना रहे हैं। तो ये जो स्लोप है ये थीटा है इसका मतलब थीटा मान लेते हैं। तो इसका स्लोप को हम यहाँ पे tan थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। यस m का क्या h/e है। यस तो यहाँ पे h/e दोनों क्या ये यहाँ पे इस तरह से होगा। हां और ये जो phi नॉट मतलब जो c होता था इसको बोलते थे कांस्टेंट इंटरसेक्शन है ना। तो कांस्टेंट एक टाइप का इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है मतलब ये यहां से लेके यहां तक का तो ये होएगा अपना phi नॉट अपॉन शिफ्टिंग। हम तो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। अरे बस समझ मतलब ये लेंथ होगी ये phi नॉट अपॉन इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? ये मैथमेटिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा है अच्छे से। ठीक है तो यहां पे आगे क्या बोल रहा है ये हमने ग्राफ को बना दिया आगे। अब यहां पे दो अपने याद नहीं तो यहाँ पे वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन 1 एंड वर्क फंक्शन 2 ऑन द व्हाट फैक्टर्स। अच्छा स्लोप कैसे कितना है बताओ जरा। पहले वाला स्लोप कितना है बताओ जरा। h अपॉन e होगा क्या? अब देखो वर्क फंक्शन किसी के लिए कुछ भी रहे वर्क फंक्शन किसी के लिए कुछ भी रहे क्या स्लोप हमेशा सेम ही होगा क्या v नॉट में h/e होगा? मतलब आपने ये बोला जाए कि इसका थीटा और इसका थीटा सेम होगा। यस तो यार यहाँ पर भी अगर h/e है तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ h/e। अरे चाहे यहाँ पे देखो phi नॉट कुछ भी हो चाहे अपन दूसरी मेथड यूज करें ये mu और v नॉट के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसमें हमेशा जो स्लोप क्या रहेगा h/e ही रहेगा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप कितना आ जाएगा बताओ जरा h/e। दूसरा इस इक्वल क्वेश्चन नंबर कितना है ये 7 है 7 इंडेफिनिट 07। दूसरा क्या इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन डिपेंड्स mu upon e इंटरसेप्ट ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन mu upon e। इस पे डिपेंड करता है वो 50 upon e 50 पे। हां 50 जो होता है क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है h में कट ऑफ पे क्या बोलते हैं उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। यस तो यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या इंटरसेप्ट? बिल्कुल यस। तो क्या बोलोगे यहां पे इंटरसेप्ट डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी बात समझ में आ रही है? यस क्लियर है बेटा? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अरे phi नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यस सर ग्राफ वाला वापस आइए ग्राफ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि अपने को यहां पे v नॉट वर्सेस mu ग्राफ दे रखा है। देख तो वैसा वैसे ही सेम है। यस यस। अब ये एक बात बताऊंगा ये बोल रहा है पहले में कि why the slope same for the both lines। देखो दोनों के लिए सेम हो गया। मैंने अभी बताया था कि भैया यहाँ पे जो कट ऑफ पोटेंशियल और जो फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे हमेशा जो स्लोप होगा वो क्या होगा h/e और यहाँ पे h भी कांस्टेंट है और e भी क्या है कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट है तो वेरिएबल नाम की तो कोई चीज है जैसे मान लो मैंने बोल दिया h/e तो हर यहाँ पे जितने भी ग्राफ बनेंगे सबके स्लोप क्या होंगे बताओ जरा सेम होंगे। अब ये दोनों कांस्टेंट है h और e तो इसलिए सबका स्लोप क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा स्लोप ये बताओ। दूसरा बोल रहा है ये कि फॉर व्हिच ये क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। फॉर व्हिच मटेरियल विल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे मेटल 1 और मेटल 2 तो किसके लिए यहाँ पे ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी? अब एक बात बताओ मेटल जो भी हम एनर्जी देते हैं वो दो चीजों में इन्वॉल्व होती है। पहले तो यहाँ पे उसकी अपना बोलते हैं अपन सरफेस पे लाने में जैसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अरे बस तो अच्छा यहाँ पे मेटल 2 को भी पीछे में डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अगर मान लो phi नॉट 1 है तो ये जो हो गया इसका क्या मेरा होता है phi नॉट 1 ये हो जाएगा। अच्छा phi नॉट किसका ज्यादा है बताओ जरा 2 वाले का ज्यादा है ज्यादा इंटरसेक्शन आ रहा है ना भैया। अब यहाँ पे phi नॉट ज्यादा है तो यहाँ पे
वर्क फंक्शन भी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई कम। तो भैया यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्या क्या लिखेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द m1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द m2। मतलब मेटल 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मेटल 2 के लिए कम होगी। क्यों? व्हाई? बिकॉज़ अगर मैं बात करूं phi1 जो है is less than phi2, work function for the first is less than work function for the बात समझ आ गई? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर कहां तक हो गए अपने? कितने क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दे रखा है बेटा कि यहाँ पर एक अपन ने फ्रीक्वेंसी वर्सेस यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे दे रखा है कि ये जो आई करंट और ये पोटेंशियल का एक ग्राफ है। इसमें अपने को 3 ग्राफ दे रखे हैं और 3 ग्राफ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर इस तरह से 1 2 एंड 3 और 3 और फिर इस तरह से। अच्छा यहाँ पे ये जो दे रखा है इसका दे रखा है मतलब इसका V1 इसका V2 एंड V2 ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अच्छा इसका जो V3 होगा या फिर V03 जो भी है, और इसका क्या V02 होगा क्या, और इसका V01। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ बेटा? कि कट ऑफ पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझना। द V1 ग्राफ शोन वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन अ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। व्हिच फिजिकल पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट फॉर द 3 गाउस? बताओ जरा कौन सी चीज है जो यहाँ पे अगर यहाँ पर करंट में कोई चेंज हो रहा तो कौन सी चीज हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखी होगी? बताओ जरा। इंटेंसिटी। पढ़ा चुका हूँ क्या मैंने कि करंट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन क्या है? पहले का आंसर क्या है? इंटेंसिटी। दूसरा क्या बोल रहा है भैया यहाँ पे? व्हिच फ्रीक्वेंसी V1 V2 V3 इज द हाईएस्ट? बताओ जरा। जिसका कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी क्या? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो V में होगा कि जो V1 है is greater than V2 is greater than V3। Is that clear? तो भैया ये होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, plot a graph showing a variation in stopping potential V0 with the frequency of incident radiation for the given photosynthesis cell. Hence state the significance of threshold frequency in the photoelectric emission using the principle of energy conservation. Write the equation relating the energy of incident photon, threshold frequency and the maximum kinetic energy of the emission. अरे भगवान, ये एक्चुअली ये भी एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। पढ़ा है ग्राफ को बना तो आपने पढ़ा था वो 10 नंबर क्वेश्चन में hv इक्वल टू हमने पढ़ा है h नॉट माइनस ax। आगे बात समझ में? यस। अपन ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन h इक्वल टू h अपॉन प्लस a। देखो यहाँ पे ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जितनी अपन ने एनर्जी प्रोवाइड की, ये अपनी इनिशियल एनर्जी है, तो वो जो दो फाइनल एनर्जी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक तो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी दरवाजे तक मतलब सरफेस तक आना, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये पता है, पढ़ चुके तो डन हो गया है। हां ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझ में आ गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन। और ये मैंने अभी अपने को ग्राफ बनवाया था मैंने पोटेंशियल वर्सेस जो यहाँ पोटेंशियल बनाया याद होगा आपको शायद? यस। ऐसे कुछ था क्या ग्राफ? बनवा चुका हूं मैं भी। यस। ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए डिफाइन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। ये भी देखो आप कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सब हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है डिफाइन कट ऑफ वेवलेंथ, सॉरी डिफाइन द कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मतलब वो स्टॉपिंग वोल्टेज पता है क्या सभी को? यस। करा चुका हूं मैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करा चुका हूं। यस। in the relation to the phenomena of the photoelectric effect using the Einstein photoelectric equation, याद है क्या? Yes. How the cutoff voltage and threshold frequency for a given photosensitive material can be determined with the help of suitable photo plot graph। अच्छा बताओ जरा, अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करनी है भैया, तो मुझे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी एक स्पेसिफिक मेटल के लिए क्या एक ही होगी, है ना? अगर मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पता चल जाए, अगर मैं एक क्या करूँगा, कोई लाइट इंसिडेंट करके देखूंगा मेटल में, उस लाइट की मुझे एनर्जी पता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालूंगा, तो वहां से पता कर सकते हैं क्या?
अरे भैया मुझे अगर ये पता हो कि मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है तो अपन क्या करेंगे h mu इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा प्लस k max ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा या फिर इसी k max को क्या लिख सकते हैं अपन ev नोड भी लिख सकते हैं मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं sc अपॉन ev नोड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी सॉरी इसको क्या क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो इस ev नोड पे यहां पे क्या h mu नोड हो गया क्या मुझे म्यू नोड निकालना था h को नीचे ले गया तो मैं यहां पे sc अपॉन ev नोड अपॉन h इक्वल टू म्यू नोड आ गया क्या यहां से h का इसमें डिवाइड करेंगे तो c माइनस ev नोड अपॉन h नहीं आई मेरी बात समझ में आ गई तो ये इस इक्वेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं ये एक्चुअल में इक्वेशन नहीं ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो दो पार्ट में यहाँ पे सब डिवाइड हो जाती है इज दैट क्लियर यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा अगर मैंने यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम दी है तो अच्छा मैं यहाँ से एनर्जी h2 निकाल सकता हूँ क्या यस कैसे होगा 12 नहीं आता आधा है आता है सर। यस आता है? यस Yes. 1 2 3 1 2 5 6.2 ये h आ गया आगे बात समझ यस अब आपने बोला है यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे जो लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस तो 6.2 minus 4.4 याद है क्या सबको ये Yes. h mu इक्वल टू h mu नोड प्लस k max तो यहाँ पे h mu कितना 6.2 4.2 plus k max 2 आएगा प्लस 2 k max 2 आएगा इसको लेकर करेंगे Yes. माइनस हो जाएगा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे Yes, k max समझ में आ गया yes sir अगला बोल रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ द पहले अभी लिखना नहीं पहले समझना है ठीक है इलेक्शन ऑफ द लिमिटेड फंक्शन ठीक है अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मैंने व्हाट अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट देखो व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज सेम वेवलेंथ इज डबल अगर क्या होता है अपन क्या होगा चेंज इन एनर्जी What will be the change in the energy of the emitted electron? Emitted electron की kinetic energy में क्या change आएगा? If the intensity of the light is the same wavelength. is double मतलब 2000 की जगह डबल करने पर फोटोन एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता अरे बस समझ गए Yes, yes. तो क्या लिखेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट को नो No change. चेंज मैंने बताया था इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज होंगे फोटो करंट भी इंक्रीज होगा यस लेकिन इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी यस फोटोन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी Yes. फोटोन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी और कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज नहीं होगा बस समझ में आ गई चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ही सेकंड पार्ट ये बोल रहा है इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन द another surface of work function 6.5 electron volt what will be the energy emitted electrons बताओ जरा अगर मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं Hu नोट जिसका दे रखा है 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन दे रखा है ये इसे मिट करो तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या बताओ जरा होगा नहीं होगा नहीं होगा ये छोटा है ये ज्यादा है हाँ और वो कम है h mu नोट या मतलब h mu और इंसिडेंट लाइट अगर h mu नोट से ज्यादा है तो यहाँ पे तो होता है यस होगा बगी पर अगर h mu लेस देन h mu नोट है तो नहीं तो नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा ये मैंने कई बार बताया आपको Yes. तो यहाँ पे h mu नोट 6.5 है h mu कितना है 6.2 तो नहीं होगा नहीं होगा तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक तो यहाँ पे जो k में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जब भागेंगे नहीं तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी Zero. बात समझ में आ गई है चलिए तो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ड्रा प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे I वर्सेस V ग्राफ बनाना है आगे बोल रहा है बेटा फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मतलब यहाँ पे mu2 इज ग्रेटर देन mu1 अच्छा mu2 के लिए अगर मतलब ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी तो कट ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा होएगा क्या Yes. आ रही बात समझ में यस of the incident radiation having the same intensity और intensity same है तो आपको बताओ किस तरह का ग्राफ बनेगा मुझे बताने की जरूरत है क्या ये ग्राफ बनाने No. की? एक तो ऐसा सर, ऐसा ऐसा करंट सेम होगा क्या बेटा यस ये यहाँ पे V2 ज्यादा है mu2 ज्यादा है तो यहाँ पे V2 इज ग्रेटर ज्यादा तो यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे ये V2 है mu2
mu2 है और ये mu1 है। समझ में आ गया? Yes. ऐसे ग्राफ बनेगा क्या बेटा? Yes. बना चुके हैं यार हम कई बार ये। Yes. Stopping potential is higher. तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 हो रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ ये फ्रॉम द 100 watt mercury source incident of photocell made of the molybdenum of the stopping potential 1.3 volt। एक बात बताओ मुझे, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ v1 है, Yes. तो इंसिडेंट एनर्जी निकाल लोगे क्या? Yes. कैसे? 12400 upon 12. अच्छा मुझे यहाँ पर सुनो, मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तो Yes. और क्या निकाल सकता हूँ बताओ जरा? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। Yes. मुझे इंसिडेंट एनर्जी निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या यहाँ से मैं अपनी वर्क फंक्शन भी निकाल सकता हूँ? Yes, क्या? sir. एस्टिमेट द वर्क फंक्शन निकाल लोगे? Yes. मुझे सोच करने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. करा चुके हैं अपन। हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पोंड हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ? Sir, photocell. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोटोसेल एक्चुअली फोटोइलेक्ट्रिक उसमें पढ़ेंगे अपन सेमीकंडक्टर। Yes, sir. तो अभी के लिए मैंने आपको पी जंक्शन डायोड नहीं पढ़ाया। Yes. अगर मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा उसका। पी हाँ. जंक्शन डायोड पहले अपन डीप में पढ़ेंगे, फिर पी जंक्शन डायोड पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ेंगे, फिर पी एन डायोड बनाएंगे और फिर फोटोसेल बनाएंगे। सारी बात समझ में? तो अपन प्रोसेस क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। Yes. सिर्फ अभी याद रखना है फोटोसेल। फोटोसेल का मतलब कि अगर अपन लाइट इंसिडेंट करें तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करने लग जाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है? अभी यहाँ पे हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पोंड हाई इंटेंसिटी? अब देखो फोटोसेल क्या है, अगर मान लो कि ज्यादा इंटेंसिटी हम यूज करते हैं तो क्या फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है क्या? है ना? रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ यहाँ पे, लेकिन अगर वेवलेंथ एनर्जी है, एनर्जी कम होगी। अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा? अगर मान लो कि हम इंटेंसिटी ज्यादा हो लेकिन वेवलेंथ भी ज्यादा हो, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अरे बस हमने इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, है ना? अगर मान लो किसी फोटोन के लिए मैं स्पेसिफिक फोटोन की बात करूं तो नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी, सॉरी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। लेकिन फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। हायर फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी, यस। हायर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। अरे ज्यादा वेवलेंथ तो ज्यादा एनर्जी। क्लियर है बेटा ये? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद है? Yes. स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है? और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? h = h0 + k में इसकी बात करा चुके हैं। याद है? कर लोगे? ये कर चुके हैं पढ़िए। Yes. ये भी डन। State de Broglie है, वो तो lambda = h/p कर चुके हैं। Yes. डी ब्रोगली ने क्या किया था भैया? यहाँ पे मैंने बोला था कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए mc² = HB. Yes. याद है बेटा? इसको अपन लैम्डा किया था क्या इसने? Yes. याद होगा आपको? याद Yes. C कैंसिल फिर ठीक है बेटा? तो अभी इसके बाद अगला टर्म देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड व्हाई? देखो सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास। इसको हटा दो बेटा पूरे को। Yes. तो क्वेश्चन नंबर कौन से पहुंच गए अपन यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी के बीच वाले में इसलिए डन कराना क्योंकि अपन उन्हें कर चुके हैं। Yes. चलिए क्वेश्चन नंबर ये अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये डी ब्रोगली है तो ये बोलती है लैम्डा = h/p, है ना? अच्छा p की जगह अभी मैंने आपको बताया था कि 2 काइनेटिक एनर्जी याद हो है। अरे बस समझ में? तो लैम्डा = अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा h/2mk, है ना? चाहे तो लैम्डा = k को काइनेटिक एनर्जी को अपन e * v लिख सकते हैं क्या? तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. लेकिन अपने को सिर्फ इसकी जरूरत है। ये बोल रहा है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? सेम है। सेम है। यस। लेकिन अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम h की सेम है, लेकिन मास अलग अलग होता है। मास अलग अलग होता है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। यस। अगर मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा मास तो यहां पे क्या कम होगी क्या? तो मैं ये ऊपर ये बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट हो गई, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन = k, बाकी सबको मैं कांस्टेंट कर देता हूं √ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, सबको मिला के k कांस्टेंट होना नहीं। Yes. अरे मेरी बात समझे? Yes. चलिए लैम्डा फॉर द प्रोटॉन आप लोग बताओ जल्दी, इसमें तो k कांस्टेंट mp, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो यहाँ पे लैम्डा e अपॉन लैम्डा p कैसे k क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। mp ऊपर चला जाएगा तो √mp अपॉन इज इट क्लियर? Yes.
तो यहाँ पे एक तो रिलेशन हो गया अपने आगे तो अच्छा which one has the greater de Broglie wavelength बताओ सर जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी क्या Yes. तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। समझ में आ रही Yes. तो ये तो अपने प्रूव भी कर चुके हैं अपन And why? है ना एंड वाई ये भी अपन ने पता कर दिया तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये 70 कौन सा था 70 क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा अब पार्टिकल ऑफ द मूविंग में द 3 टाइम्स इज फास्टर इन द इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे इसकी जो 3 टाइम मतलब वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is यहां पे lambda 1 upon lambda 2 भी दे रखा है हमने कैलकुलेट द पार्टिकल मास particles mass and identify the particle तो अपने को मास निकालना है यहां पे दे रखा देखो क्या क्या चीज है इलेक्ट्रॉन 3 मतलब lambda 1 upon lambda 2 ठीक है बेटा देखो तो पार्टिकल मूविंग 3 टाइम्स तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि भैया एक तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और यहाँ पे एक को बोलते हैं पार्टिकल को पी मान लेते हैं ठीक है बोल रहा है यहाँ पे द पार्टिकल मूविंग 3 टाइम्स एज फास्टर एज एन इलेक्ट्रॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यस जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा मैं बस उसी को एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron अच्छा पार्टिकल को यहाँ पे ऊपर रखना पार्टिकल टू जो इलेक्ट्रॉन का जो ये दे रखा है बंदे ने ये दे रखा है अपने को 8.3 to 10 to the power minus 4 अरे बस समझ में Yes. calculate the particle mass and identify the particle इधर का सब क्लियर है अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ lambda p की तो lambda p को अपन क्या यहाँ पे h upon p लिख सकते हैं क्या p क्या है बताओ जरा मोमेंटम Yes. p लिख सकते हैं 8.3 into 10 to the power minus 4 Yes, cancel. इसको इस p को के लिए ऊपर चला जाएगा ऊपर जाएगा PE upon PE is equals to 1 minus 4 याद है समझ में आ गया Yes. अच्छा इसे MEV लिख दूं मैं इसे? Yes. और इसे क्या लिख सकता हूं बताओ MPP MP VP VP अरे बस समझ में Yes. इस 8.3 to 10 to the power minus 4 पल्ले बढ़ गया Yes. किधर गया चलो चलो अब देखो यहाँ सर इसको लिखा ही नहीं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब ये बंदा बोल रहा है भैया कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स आप ये है तो अपन एक ये कर सकते हैं क्या me मल्टीप्लाई ve है तो यहाँ पे mp मल्टीप्लाई ये से 3 v लिख दूं क्या मैं यहाँ पे Yes. ये 8.3 to 10 to the power minus 4 4. v से v Cancel. कैंसिल मास ऑफ पार्टिकल को निकालना है इसको इधर रखते हैं अपन Yes. तो me अपॉन 8.3 लेने दो इसको भी नीचे ले आए Yes. 8.3 to 10 to the power minus 4 is equals to MP. ये निकालना है Yes. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 divided by 246 25 का राउंड हो गया Yes. मल्टीप्लाई 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 ऊपर जाएगा तो m पार्टिकल Yes. तो यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो 27 हो जाएगा 27 हो जाएगा तो 9.1 divided by 24 अच्छा पॉइंट से पॉइंट निकाल दे रखा था 8.3 दे रखा था 8.3 दे रखा था 8.3 is equal to minus 4 मतलब सही कर रहे हैं अपन Yes, sir. चलिए तो ये यहाँ पे 31 नहीं हो गया अपन 10 to the power minus 31 डिवाइडेड बाय ये करो से 25 के राउंड ले सकते हैं क्या अपन इसको Yes, sir. इसको 25 9 by 25 निकालो कितना आएगा ये 2 point something आएगा 0.25 के 25 या 75 15 25 छंग 0.26 है ना into 10 to the power minus 27 तो ये मास ऑफ द पार्टिकल निकाल लोगे क्या Yes. कितने केजी kg Yes. मतलब यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा है यहाँ पे Yes. तो minus 31 है यहाँ पे तो चलिए ये था भैया अपना क्वेश्चन तो चलिए अपन फिर अगला करते हैं बाद में तब तक लेते हैं ख्याल रखिएगा बेटा Yes, sir. Thank you, sir. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं आज की ये वाला जो हमारा जो बचा हुआ था शीट की चीजें तो कल तक कितने क्वेश्चंस हो गए थे बेटा अपने यहाँ 20 तक हो गए थे क्या रिलेशन बिटवीन टू वेवलेंथ यूजिंग द पार्टिकल ऑफ मास तक मैं करा चुका था आपको कल
क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उससे पहले अपन ने एक और शीट सोल्व की थी, वो कंप्लीट हो गया था पूरा बच्चों का। यस। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में बोल रहा है कि यहाँ पर राइट द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी E। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं लैम्डा तो यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलती है? ये बोलता है क्या? अरे समझ में। अब इसके बाद अपन ने एक और चीज बताया था, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इसने E से बोला तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या बेटा? यहाँ पे देखो यार, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको अगर मैं बात करूं, इसको अपन इधर ले आए तो ये 2E इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये 2me इज इक्वल टू ये क्या mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको? mv का mv को क्या लिख सकते हैं अपन बेटा? p लिख सकते हैं। 2me दोनों साइड क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2me इज इक्वल टू p। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इस वाले को अपन यहाँ पे रख दे क्या, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा? ये वाला p की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दे अपन? यहां पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2me। ये आ जाएगा क्या? बस तो यही आंसर होगा। चलिए और कर दीजिए बेटा, नोट कर लीजिए आप। नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, यहाँ पे 20 बोल रहा है बेटा शो ग्राफिकल द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा with the potential through which an electron is accelerated from rest। ये हमें डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से हमें पता चलेगा। देखो ये वाला फार्मूला भी आप निकाले हो इससे? Yes। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। अच्छा अगर काइनेटिक एनर्जी E है, इसे मैं यहाँ पे EV नोट लिख सकता हूँ? Yes। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा समझ में? अब यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2me नोट। अच्छा 2me h सब कांस्टेंट है? Yes। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ये तो प्लांक ऑलरेडी कांस्टेंट है, है ना? डायरेक्टली तो हमारा लैम्डा इसको अपन इस लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं? Yes। अच्छा जैसे जैसे अपन v नोट को इंक्रीज करेंगे लैम्डा क्या हो जाएगा? अरे बस समझ गए। और आपने एक्चुअली इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये इस तरह से बनेगा। ये अगर मैं लैम्डा वर्सेस v नोट अगर यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करूं तो लैम्डा को जब अपन 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी आएगी। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कम होती जाएगी। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा कोई इस तरह का है, हाइपरबोलिक। आएगा समझ में? और ये 0 यहाँ पर होगा, तो ये इस तरह से बनेगा क्या बेटा? Yes। तो ये एक हाइपरबोला टाइप यहाँ पे ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो अब देखो यार यहाँ पर बेटा यहाँ पर 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे समझो इसको। द रेशियो बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 512 वोल्ट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारा कोई प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन का मास हम यहाँ पे m मान लेते हैं और इसका जो चार्ज होता है वो सबको पता है किसके? a के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है तो बात समझ में आ गई? तो ये जो यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसे हम मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, और ये जो 512 वोल्ट पर यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है। समझना क्वेश्चन को, मेरी बात को, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहा है थ्रू द पोटेंशियल 512 वोल्ट एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 8 वोल्ट। अच्छा एक अल्फा पार्टिकल की बात करूं मैं तो इस अल्फा पार्टिकल में दो तो यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, यही पढ़ा है अपन ने। तो इसका जो मास होता है वो तो क्या 4 प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा? लेकिन चार्ज दो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, दो प्रोटॉन पे चार्ज होता है तो क्या ये +2 के इक्वल हो जाएगा? नहीं यानी मेरी बात आ गई। अब ये किसी वोल्टेज V2 पर यहाँ पे मूव कर रहा है और इस V2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे x। आएगा समझ में? अब ये बंदा बोल रहा है कि फाउंड टू बी 1 और यहाँ पे इनका जो रेशियो है, मतलब इसके लिए मान लो कि यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन की लैम्डा p निकलती है और इसकी निकलती है लैम्डा
अल्फा, और ये बोल रहा है कि भैया लेमडा पी और लेमडा अल्फा दे रखा है, वो यहाँ पे क्या दे रखा है 1। तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही निकालना है अपने को। यहाँ तक का सीन क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलती है, यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो डी ब्रोगली इक्वेशन बोलती है कि हमारी जो लेमडा होती है भैया वो h/p होती है, आ रही बात समझ में? और लेमडा होती है p को अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था बेटा, ये मतलब 90, और इसी को अपन लिख सकते हैं, बताओ जरा, h डिवाइडेड बाय √2m क्यों मैं इसे ले रहा हूं तो कोई भी चार्ज हो चलेगा, ठीक है? आगे बात समझ में आता है? चलिए तो आप मुझे बताओगे बेटा, आप यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे तो दोनों का रेशियो बना तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? Yes. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा, कोई मसला किसी को? अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं लेमडा p की, तो लेमडा p को आप ही मुझे बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं? h अपॉन अंडर रूट 2 मास m इसका चार्ज e, आएगा समझ में? और ये क्या 5/2 है? कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद अगर मैं बात करूं लेमडा अल्फा की, h अपॉन, आप ही लोग बताओगे मुझे, 2 की जगह 2, m की जगह कितना m लिखूं बेटा? 4 m लिख दूं, और इसके क्या लिख दूं मैं? 2 ही लिख दूं। 2 ही क्यों लिखा? क्योंकि चार्ज यहाँ पे अल्फा पे कितना है? 2 है, 2 के बराबर, और यहाँ से ये किसमें? x। अच्छा, ये दोनों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो एक ही होगा, तो मैं दोनों को इक्वल रख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं लेमडा p इक्वल टू लेमडा अल्फा रखता हूँ तो लेमडा p इक्वल टू लेमडा अल्फा, तो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट, तो इसको अपन चाहे तो कितना हो जाएगा? 5 12 तो 1024 me, ऐसे कुछ हो जाएगा बच्चा? और ये हो जाएगा अपना, इसको देख लेते हैं अपन, 4 2 8 2 16 me into x, s से h कैंसिल, रूट के अंदर me से कैंसिल, इसको फ्लिप कर दूं, यस, या इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो इधर तो बचा अपना 16x, और इधर के इसको इधर ले आया तो बेटा ये कितना बचा? 1024। अच्छा, ये किसके वो होता है? ये 4 होगा और ये 32 होगा। अच्छा, तो एक से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये आएगा, एक दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं मैं? स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर दूं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी तो ये कितना बचा? 1024, तो x इक्वल टू 1024 अपॉन 16। अच्छा, 4 से कुछ कटेगा क्या? ये x कट जाएगा 250, इसको 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 256, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 आगे का समझ में? ये भी कट जाएगा, 4 जी का 20 और 4 हो जा आगे पास समझ में? तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बताओ जरा? 64। नहीं आया समझ में? आ गया बेटा? इसको नोट कर लीजिए बेटा। कितना क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21 तक हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि two lines mark A and B, the given figure show plot of d Broglie wavelength n versus 1/√v। आगे का समझ में? अब यहाँ पे ग्राफ में अपने को इस तरह से दे रखा है, ये 1/√v है और ये जो है हमारी वेवलेंथ लैम्डा है, और यहाँ पर ये A लाइन है एंड दिस वन इज B लाइन। अच्छा, स्लोप किसका ज्यादा है बताओ जरा? A का स्लोप तो A का ज्यादा है क्या? Yes. स्लोप A इज ग्रेटर देन स्लोप B। इतना तो हमें समझ में आ गया, ये वाला क्या है। अब आगे बोल रहा है V is the exerting potential to nuclei। अब देखो यहाँ पे पहला न्यूक्लियस दे रखा है, पहला न्यूक्लियस, इसको अपने को फर्स्ट न्यूक्लियस में यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 1 2। आ रही बात समझ में? अच्छा 1 2 ये देखा है बेटा, तो यहाँ पे इसका मैं मास मानूं तो इसका क्या इसी को 2 है, 2 हो गया क्या ये? यस। m1 अगर मानूं तो इसको मैं 2m मान लूं। ऐसे सेकंड वाला जो अपने को दे रखा है 1 3, तो इसमें m2 कितना मानूंगा बताओ?
ऐसे कुछ होगा क्या बेटा? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने यानी पोटेंशियल और वेवलेंथ में एक रिलेशन पढ़ा था, सारे बच्चों को पता है ये h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m qv। अब देखो मैं यहाँ पे qv इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करता है ये एटॉमिक नंबर को करता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्लियर है सारे बच्चों को? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये इतना तो पढ़ चुके हैं। अच्छा दोनों में प्रोटॉन सेम है तो क्या सब में चार्ज सेम ही होगा? तो नहीं, कोई मसला नहीं किसी को? चलिए तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m p को अलग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 बाय रूट p। ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा? क्योंकि मुझे 1 बाय रूट p और यहाँ पे लेमडा के बीच में क्या पे ग्राफ दे रखा होगा। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल टू mx पढ़ा था क्या? Yes. जो भी यहाँ पे ओरिजिन से जाती है Yes. डायरेक्ट उसके इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे 1 बाय रूट 2 p को अगर मैं x मानूं ये लेमडा को यहाँ पे y मानूं तो ये क्या मेरा स्लोप स्लोप हो जाएगा। अरे बात में तो बताओ यार अगर यहाँ पे ये हो गया स्लोप तो स्लोप कितना हो जाएगा बताओ जरा 1 बाय h अपॉन ऐसे कुछ हो जाएगा बेटा? h अपॉन अच्छा जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप कम होगा। Yes. अरे बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं इसमें तो जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप कम तो b वाले का मास ज्यादा है तो यहाँ पे ये तो होगा अपना 133 और ये वाला क्या होगा बताओ जरा? 112। नहीं आई मेरी बात समझ में? जिसका मास ज्यादा उसका स्लोप कम, जिसका मास कम उसका स्लोप ज्यादा। मेरी बात समझ में आ गया बेटा? देखो एक बारीकी से हम चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके बाद व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट? निकाल सकते हो क्या? अरे भैया आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल में m की जगह क्या रखना है? जैसे मान लो इस वाले का स्लोप h तो h है इसे हमारा m की जगह इसमें कितने दो यहाँ पे दो है इसका मास तो यहाँ पे 2m के बराबर रख देंगे। और एक m का मतलब होता है 1.67 into 10 to the power -27 kg। इसे प्रोटॉन का मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का मास। न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट क्या होता है इसके? सिमिलर मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अरे बात समझ में? तो एक बार तो यहाँ पे 2m रख देंगे और एक बार क्या रख देंगे? 3m रख देंगे। चार तो दोनों में सेम है। e की वैल्यू सबको पता होगी मेरे ख्याल से कितनी होगी? याद है सभी को ये? तो भैया रख दोगे स्लोप निकल जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। अरे बात समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों? और स्लोप कैसे निकाला हमने ये भी सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया यार। तो उधर h नहीं है तो इसको कर लीजिएगा सर। चलिए बेटा यहाँ पे अपन ने क्या यार 1 लिया इसको क्या लिख देना है? h। ये एक्चुअली h यहाँ पे अपन भूल गए थे। ये h है ना यहाँ पे? h की जगह 1 लिख दिया तो ये h है। तो ये अपना स्लोप हो गया। अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करके अपन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? चलिए तो नोट कीजिएगा। ये आइडेंटिफाई द व्हिच ऑफ द लाइंस करेस्पॉन्ड टू दिस न्यूक्लियाई। मैंने लिखवा दिया था ये सेकंड पार्ट में इसका। b वाले का कौन सा है बताओ जरा? b वाले का कम स्लोप है तो कितना होता है? 1 3 वाला। और जिसका a वाले का बड़ा स्लोप है तो वो क्या 1 2 वाला। आइडेंटिफाई करना कौन सी न्यूक्लियस की कौन सी लाइन कर लिया था ये? चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया? मैंने लिखवा दिया था ये क्वेश्चन का आंसर। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बेटा derive an expression for the de Broglie wavelength associated with the electron accelerated through a potential। भैया सारे बच्चों को पता है ये, मैं डायरेक्ट बार-बार दिखा रहा हूँ एक ही चीज तो यही है क्या वो इलेक्ट्रॉन तो eV। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे लेमडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया? अरे बात समझ जानते हो सब ये? तो पोटेंशियल rather systematic diagram to locate where describe the wave nature of the moving electron। अरे इसका अभी अपन ने अभी लिखवा एक ग्राफ बनवा चुका हूं मैं इस तरह। याद है क्या आपको? हाइपरबोला 1 by v ये बना चुके हैं क्या अपन? याद है बेटा सभी को? यस नोट कर लिए कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। नंबर 23 हो गया। 24 देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। Calculate the ratio of accelerating potential required to accelerate a proton and a alpha particle to have the same de Broglie wavelength।
अब देखो मैंने यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा, मुझे जैसे मान लो कि लेमडा p इज इक्वल टू लेमडा अल्फा, ये यही भी रख दे रखा है क्या? Yes. अब इसको लेमडा को क्या अपन h अपॉन 2m e या qp चार्ज वन प्रोटॉन या पोटेंशियल प्रोटॉन ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? Yes. 2m e लिखते हैं अपन, e मतलब कि ये चार्ज है, वो चार्ज है यहाँ पर h अपॉन 2m अल्फा q अल्फा एंड अरे 2m q भी तो लिखते थे यार। Yes. एक p वाला तो p भी रख दिया, अल्फा है तो अल्फा रख दिया। क्लियर बेटा? Exactly. चलिए आप लोग मुझे बताएंगे 2 मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं m मानूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है Yes. पॉजिटिव में Vp बराबर h अपॉन आप ही लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई me अच्छा m अल्फा कितने टाइम कितने m के बराबर है? 4m. पता है सभी को? Yes. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 2e v अल्फा समझ में आ गया? s से 2 से देखो यहाँ पे 2 से 2 m से m e से e आ रही है बात समझ में? Yes. इसको इधर ले गए, ये अंडर रूट इधर बचा 8v अल्फा, ऐसे कुछ बचा क्या बेटा? Yes. और इसको इधर ले गए तो ये बचा अपना vp है ना? इसको कर दे तो 8v अल्फा इक्वल टू vp। तो अपने को यहाँ पे किसका पोटेंशियल पूछ रहा है भैया? पहले डी ब्रोगली कहाँ गया? रेशियो। अच्छा रेशियो आ पहले प्रोटॉन दे रखा है तो अपने Vp अपॉन V अल्फा पूछा है, तो यहाँ पे Vp अपॉन V अल्फा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा क्या बेटा? तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? ये कर चुके अपन कंसेप्ट क्वेश्चन जैसा ही 25। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूरा क्रिस्टल डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट कैन परफॉर्म दैट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू द appropriate voltage by using X-ray, ठीक है? If wavelength of the probe in X-ray 1 angstrom, which up to greater energy निकाल सकते हो क्या बेटा? अरे एनर्जी आपको वेवलेंथ दिया हो तो एनर्जी का कैसे निकाल पाओगे? 12 कर लोगे भैया? Yes. चलिए तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे अपने को निकालनी है प्रोटॉन की, उसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नहीं अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन जो हो रहा है वो कितना 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यस आ रही बात समझ में? अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने क्या पढ़ा था? h अपॉन अंडर रूट 2m ev ये भी पढ़ा क्या अपन ने? यस। अब यहाँ से देखो मास भी सेम है, मास तो मास 1836 है, चार्ज तो क्या सेम और यहाँ पे वोल्टेज रेस्ट मास का मतलब यहाँ पे वोल्टेज दोनों का क्या है? सेम है। मतलब रेस्ट मास का मतलब ये कहना चाह रहा है भैया कि जितना वोल्टेज है वो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज है कि अगर इतना है कि रेस्ट मास का मतलब होता है कि यार एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, मतलब रेस्ट मास का मतलब कि सेम इनके पास क्या हो काइनेटिक एनर्जी हो। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये जो Eb इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं क्या अपन? तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा अपन? 2mk Yes. क्या लिख सकते हैं? 2mk मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या है? सेम होना चाहिए। अरे यार एक बात बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर मोशन करेगा तो प्रोटॉन कहां इधर मोशन करेगा? अपोजिट होगा। यस दोनों मोमेंटम जो होंगे वो इक्वल मतलब अपोजिट होंगे जो भी है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पे निकाल लोगे मास रख के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ दोनों के अलग-अलग निकाल लोगे क्या? यस। मेरे को कराने की जरूरत तो नहीं भैया यहाँ पे? ठीक है तो कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल बोल रहा है बेटा द मास द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 to 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना दे रखा है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट टू बी lambda is equal to here 0.135 नैनोमीटर। कैलकुलेट इट्स मास। बताओ जरा कैसे निकालोगे? वो वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट h अपॉन
P होता है। Yes. H को यहाँ पे N और B लिख सकते हैं। Yes. B को यहाँ मास निकालना है, मास को ऊपर ले आए, इस लेम्डा को नीचे ले जाए, लेम्डा B निकाल लोगे, इधर रखिए, लेम्डा इधर रखिए, H भी इधर रखिए। ये अब करना तुम्हारा काम है। इसलिए क्या करोगे 6.63 × 10⁻⁴ लेम्डा हियर कितना दे रखा है बेटा 0.135 -9 और b की कैसे करें तो 0.6 तो रखो सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो इसको भी नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का इसका सेकंड रीजन भी कराते हैं अपन। इसका सेकंड इन बीच में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई। अच्छा 0.135 एक्स-रे रीजन में होती है 0.1 से लेके तो 10 के समथिंग होती है। तो ये कौन से रीजन में बिलोंग करती है? ये एक्स-रे। पास में आ गई तो सेकंड वाले का ऑप्शन है एक्स-रे। तो चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो आपने पढ़ा था कि लैम्डा इक्वल टू हमारा देखा है 0.135 नैनोमीटर। इसको अपन लैम्डा इक्वल टू 1.35 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं क्या? याद है कि सभी को मैंने करवाया था बेटा 10 से मल्टीप्लाई करके एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो है ये एक्स-रे में आता है। आ रही बात समझ में? 1 to 100 जो होता है। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग 3 times as far as an electron, the ratio of then the de Broglie wavelength of the particle to that of electron is ये इसका रेशियो दे रखा है अपने को lambda p upon lambda e। क्या दे रखा है बेटा 1.8 10 to power minus कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई। बेटा ये तो कर लोगे यार आप। Yes. कौन सा वाला फार्मूला है? यही वाला हाँ ये वाला है ना। ये 3 टाइम ज्यादा दे रखा है उसका, पार्टिकल का मास निकालना है। कर लोगे क्या? यस क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट देखो, तो मेरे को कराने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं अपन कर चुके हैं इस टाइप के सारे, खाली डाटा ही रखना है बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा कोई क्वेश्चन यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 m। बस समझ आ गई? इसके सेकंड पार्ट √h अपॉन √2 कर लोगे क्या इसको भी? अब यहाँ पे आगे बोल रहा है ये विच क्या है, ठीक है सेम काइनेटिक विच ऑफ द टू विल हैव द लार्जर de Broglie wavelength। निकाल सकते हो क्या? पहले 1 की निकाल लो, दूसरे की भी निकाल लो, दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर लो। आसान है क्या? नहीं है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? कम होगा ना वो तो अपने को पता चल जाएगी। देखो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अरे बात समझ में? तो भैया मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी? सीधी बात है, तो ऐसे समझ में आ गया। लेकिन हम कितने टाइम से वो भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ईच हैव द वेवलेंथ। अच्छा प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव ईच हैव अ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। दोनों की वेवलेंथ क्या है? 1। देयर मोमेंटम निकाल सकते हो? यस। आगे बात समझ में? द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? सब डायरेक्ट निकाल सकते हो? क्यों निकल जाएंगे तो? अरे क्या बात है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 30 कर चुके हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखो। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्साइटेड टू द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे ये एक्साइट करता है। ग्रेटर वैल्यू ऑफ de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद इट एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। जस्टिफाई योर आंसर। बताओ जरा, एक बात बताओ, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल मास किसका ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल। इसमें चार्ज भी दुगना है और मास है ना। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू ऑफ द de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद इट। ये बताओ कि किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी कि मतलब अल्फा पार्टिकल की होगी? देखो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की भी होता है। यस। अगर प्रोटॉन की मान लो तो ये m मानेंगे तो इसको 2 ही मानेंगे। यस। और 2m ही हो जाएगा। वोल्टेज दोनों का सेम है। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें इसकी करूंगा तो ये क्या 4m और 2 तो इसका जो 8 ये 8 टाइम हो जाएगा। यस। तो ये ज्यादा तो वेवलेंथ कम। यस। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी Yes. पार्टिकल की कंपेरिजन कर लोगे क्या? ये Yes. काइनेटिक एनर्जी भी अगर निकाल लोगे Yes. आसान है क्या? चलिए तो भैया ये पेपर अपना हो जाता है दी एंड। एंड आई थिंक सो कि आपको ये सारी क्लास का पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा बेटा। Yes. और हर चीज कवर कर लोगे। Yes. चलिए जितने भी क्वेश्चन मिले अब सोल्व कर लेना है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।